शुरू करें। धन्यवाद साथियों, विलंब नहीं करेंगे क्योंकि सबको जाना है पार्लियामेंट। सबसे पहले मैं डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जी से आग्रह करूंगा कि वो ये प्रेस वार्ता शुरू करें। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको संबोधित करेंगे। ऑटो सर ऑन कर दीजिए, ऊपर कर। दोस्तों, ये कहानी है द्वेष प्रेरित, लापरवाही से भरी, बिना अधिकार क्षेत्र के कार्रवाई करने की कहानी। यद्यपि मैं संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन ये बहुत रोचक कहानी है। शोर बहुत था, जोर नहीं था। आरोप था, आधार एकदम नहीं था, कभी नहीं था। इस केस में सत्ता के दबाव पर संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है कल के निर्णय में। जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है जमीन पर था। और मैं आपको प्रमाणित करूंगा कैसे द्वेष से भरा है। याद रहे 2021 में ईडी ने 2021 और 2025 के बीच में राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे बुला के तहकीकात की, इंटरोगेट किया। 50 घंटे कितने होते हैं? शायद 55 थे या 52 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। खड़गे साहब को 5-6 घंटे, सोनिया जी को 7-8 घंटे, अलग अलग तिथियों पे। दूसरा, हर तिथि पे कोर्ट में तारीख हो, कुछ फाइल करना हो, तो एक बड़े अच्छे तरीके से व्यापक रूप से लीक होता था अखबारों में। यार इतने बड़े स्कैम में आज हम ये फाइल कर रहे हैं, हर तिथि पे सुर्खियों में होने के लिए, शोरगुल के लिए। तीसरा, इस दौरान मैं 21 से 25 की बात कर रहा हूं, अटैचमेंट्स हुए, फ्रीजिंग हुए, कहीं किराया आ रहा है तो किराए को बंद कर दो। अब ये रोचक कहानी क्यों है कि ये शुरू हुई थी 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने शुरू की थी। एक प्राइवेट कंप्लेंट की और उसमें समनिंग ऑर्डर हुआ। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, तकनीकी बात नहीं करूंगा। 2014 में ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हजारों सैकड़ों बार लिख दिया सीबीआई को और ईडी को कि मैंने ये कार्रवाई कर दी है, ये आरोप है, ये गलती है, ये है फलाना ढीकर। अब रोचक बात सुनिए, 2014 से 21 कितने साल होते हैं? 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको शक शुभाव, हम हवा में बात नहीं करते हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अगर शक शुभाव जो मैं बोल रहा हूं तो पैरा 218 से 233 पढ़ लीजिए इस निर्णय की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 से 21 तक फाइल पे, क्योंकि ओपिनियन ली गई, सलाह ली गई, प्रेडिकेट ऑफेंस एफआईआर की एजेंसी होती है सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी होती है ईडी। दोनों का संयुक्त सहमति थी, जॉइंट कंसेंसस ये शब्द इस्तेमाल किया है जज ने 232 पैरा नंबर पे। संयुक्त सहमति कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस का एफआईआर बनता ही नहीं है। नहीं तो आप समझिए कि 7 साल तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करता क्या? क्यों नहीं की लॉन्च? उसके बाद अचानक 30 जून 2021 को एफआईआर लॉन्च होती है। ये ऑफेंस हुआ है 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, और 2021 जून में जब ये होती है उसके एकदम पहले एक सलाह ली जाती है और अचानक जो 7 साल से संयुक्त सहमति थी कि नहीं होनी चाहिए वो एफआईआर होती है। अगर ये राजनीतिक द्वेष नहीं तो क्या है? यानी कहा गया सलाह कुछ भी हो, ओपिनियन कुछ भी हो, संयुक्त कंसेंसस कुछ भी हो, आपको एफआईआर फाइल करनी है तो कर दी। वो एफआईआर की कल कॉग्निजेंस, वो सॉरी ईसीआर कर दी, एफआईआर नहीं ईसीआर कर दी जून में ईडी ने। उसकी कॉग्निजेंस लेने से मना किया है कल जज ने, कल वाले निर्णय में। ये एजेंसीज के दुरुपयोग का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है।
किसकी जवाबदेही है इसके लिए, किसकी कुर्सी है, किसके विरुद्ध एक्शन लिया गया है। एक और पक्ष इस निर्णय के स्तंभ क्या है। ये बार बार कहते हैं प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, टेक्निकल है, प्रीमेच्योर है, कल से सुन रहा हूं मैं। इसके 4-5 स्तंभ सुनिए, 5 स्तंभ में मुख्य। स्तंभ नंबर 1 जो हमारी दलील थी कि कानून कहता है, लिखा है सेक्शन 5 में पीएमएलए एक्ट में कि सिर्फ पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट की कंप्लेंट या एफआईआर पे कार्रवाई हो सकती है। शब्द है पर्सन ऑथराइज। अब सुब्रमण्यम स्वामी तो पर्सन ऑथराइज नहीं है ना, तो प्राइवेट आदमी ने कंप्लेंट की थी। ये एक अलग कहानी और रोचक है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद अपनी मैजिस्ट्रेट वाली समनिंग ऑर्डर और कंप्लेंट को, कार्रवाई को अपने आप हाईकोर्ट जाके अपनी खुद की कार्रवाई को स्थगित करवा दिया। वो एक अलग कहानी है। तो इसके आधार पर जज ने कहा कि आपने अनुच्छेद 5 के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया। सिर्फ एजेंसी यानी सीबीआई या ईओडब्ल्यू ये एफआईआर फाइल कर सकती थी, जो नहीं की। 2014 से 21 और 21 से 25 यानी लगभग एक दशक से नहीं की। फिर कहा है कि नींव, हर चीज की नींव, पीएमएलए की नींव, पीएमएलए बना था एक एफएटीएफ फाइनेंशियल टास्क फोर्स के अंतर्गत। उससे लिखा हुआ है कि इसकी नींव होनी चाहिए एक एफआईआर, एक प्रेडिकेट ऑफेंस जिसको कहते हैं वकील, टेक्निकल टर्म में प्रेडिकेट ऑफेंस। और इसका उद्देश्य है कि ये परिणाम स्वरूप एक कार्रवाई होती है जिसमें इसकी नींव होती है प्रेडिकेट ऑफेंस। और निर्णय में ये कई अच्छे विस्तार से लिखा गया है। तो जब नींव नहीं तो इसमें आपको इमारत खड़ी की गई, एक इमारत राजनीतिक आरोपों से मुकदमे बनाने की। मुकदमे राजनीतिक आरोपों से नहीं बनते, वो विधि के आधार पर बनते हैं। और कल अदालत ने याद दिलाया कि प्रक्रिया, कानून, अनुच्छेद न्याय की आत्मा है, बाधा नहीं है। कि अचानक आपने एक को बोल दिया 2021 में करो एफआईआर, ओपिनियन कुछ भी हो करो, क्योंकि इसमें गांधीज हैं, इसमें कांग्रेस है, इसमें खड़गे जी हैं। और सोचिए कुल मिला के करीब 80 घंटे ऐसे लोगों को कार्रवाई कर दी बिना ये जाने के एफआईआर ही नहीं है। बिना कानूनी नींव के खड़ा किया गया मुकदमा अपने बोझ से खुद गिर गया। हाँ, ये बात सही है कि जज ने कहा है कि मैं आगे मेरिट्स पे नहीं जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानून में, फौजदारी कानून में सबसे न्यूनतम स्टेज होती है कॉग्निजेंस लेने की। कॉग्निजेंस मतलब होता है कि आप मेरे घर के बाहरी दीवार के अंदर भी नहीं आ सकते, यानी ये घर है इनका, ये दीवार इसके बाहर ही रोक देते। तो जज ने उस न्यूनतम आधार और कसौटी पे कॉग्निजेंस देने से मना कर दिया। यानी ये इतनी बेकार कंप्लेंट है कि मैं कॉग्निजेंस भी नहीं लूंगा। और फिर कहा है कि मैंने पूछा एएसजी राजू से कि आपने ये रोचक नई एफआईआर जो फाइल की है 3 अक्टूबर 2025 को, यानी कुछ हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा कि इस नई एफआईआर का कोई संबंध नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है पुरानी वाली का। ये हम सब जानते हैं कि हमारी दलील खत्म हुई, इतनी बुलंद और इतनी मजबूत थी हमारा स्टैंड कि घबराहट में, बौखलाहट में उन्होंने एक और एफआईआर ठोक दी है 3 अक्टूबर को। उस प्रक्रिया को अलग से हम डील करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है निर्णय में कि हम उस प्रक्रिया को देख नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं उसके बारे में। लेकिन ये भी आपको द्वेष बताता है। आपने संयुक्त सहमति के बाद गलत चीज की, कोर्ट ने क्वॉश की, आपको ये मालूम होते हुए आपने फिर एक नई एफआईआर ठोक दी 3 अक्टूबर को। ये सब एक राजनीतिक द्वेष की कहानी है। मैं 2 शब्द और आपको मेरिट्स पे करके अपनी बात हिंदी में खत्म करता हूँ, शायद इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में बोलेंगे। ये मेरिट्स में एक अजीबोगरीब केस क्यों है? वास्तव में अजीबोगरीब केस है इसलिए क्योंकि 1 मिलीमीटर जहां कोई स्थानांतरण नहीं हुआ किसी चीज का। 2 चीजें होती है स्थानांतरण के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की कंडीशन होती है। एक तो होता है पैसा, उसको यहां से यहां मूव करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है, कैश को बदल के प्रॉपर्टी बना लीजिए। दूसरा होता है अचल संपत्ति का मूवमेंट। अब ये रोचक कहानी इसलिए है क्योंकि इसमें न तो पैसे का स्थानांतरण है, न अचल संपत्ति का है। ये एजेएल एक कंपनी है, 100 वर्ष के आसपास हो जाएंगे उस कंपनी को। उसके पास ये सब अचल संपत्तियां हैं अखिल भारतीय स्तर पे। वो अचल संपत्तियां उसी एजेएल के नाम में आज भी हैं, तब भी थी
80 साल से थी, 50 साल से थी, 1 मिलीमीटर मूव नहीं की। उस एजेएल को, क्योंकि आदर्शवाद पे स्थापित कई कंपनियां आर्थिक कठिनाइयों में पड़ती हैं, ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती है, उसको ऋण मुक्त करने के लिए, जो आज भारत की हर कंपनी करती है, भारत में कोई ऐसी कंपनी जो अपने आप को ऋण मुक्त नहीं करना चाहती। ऋण मुक्त करने का तरीका होता है, उसको जो डेट होती है ऋण, उसको हिस्सेदारी में बदल दो, इक्विटी में, कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। सिर्फ इस उद्देश्य से एक नई कंपनी बनाई गई कि वो जो उसकी ऋण है वो उस कंपनी को ट्रांसफर हो जाए, यानी यंग इंडियन। अब मैं समझता हूं कि दुनिया भर तो बहुत मूर्ख होगी, ईडी बड़ी इंटेलिजेंट होगी, इतने मूर्ख हैं हम लोग कि हमने बनाया यंग इंडियन कंपनी इस पूरी अचल संपत्ति को खाने के लिए। और यंग इंडियन क्या चीज है? यंग इंडियन है नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी। कंपनी का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उससे पैसे निकाल के आप डिविडेंड ले लें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, गाड़ी घोड़ा ले लें, विमान ले लें। अरे वहां पर खड़गे जी बैठे हुए, सोनिया जी बैठी हुई, उनको कुछ नहीं मिलता है, एक दमड़ी नहीं मिलती है, और अगर देना चाहें तो भी नहीं दे सकते उनको, कानून में लिखा है। इसलिए हमने बनाई, हम इतने जबरदस्त मनी लॉन्ड्रर हैं, हमारी ब्रेन इतनी बड़ी है कि हमने इजाद करके ऐसी कंपनी बनाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये अगर राजनीतिक इतना गंभीर मामला नहीं होता तो हास्यास्पद होता। किंडरगार्टन के लॉ स्टूडेंट जो पहले क्लास में होते वो भी नहीं इसको मानते कि मनी लॉन्ड्रिंग है, और इसके आधार पर कहते हैं कि चूंकि आपने अपना ऋण ट्रांसफर कर दिया यंग इंडियन को, इसलिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग की। वैसे बोलिए। So that is what I wanted to say in Hindi. In English, I want to only say very briefly that today law has spoken louder than noise and facts, because every day we've been having shore and noise based on fiction. You made a money laundering mention on the quicksand of an absent, elusive FIR. No FIR. Investigative overreach has met judicial oversight, and that one is the Constitution. They must remember that courts are not theatres for political scripts. They are temples of due process. This story is a story of political vendetta, of harassment, on facts which are remarkable. Events which have happened much before 2014 lead to a private complaint by a man called Subramanian Swamy with a summoning order in 2014. From 2014 to 21, 7 long years, and it's recorded, read those paras, 218 to 233. There are written opinions sought and given that no predicate offence is made out. Who gives this opinion? CBI, ED. Obviously, that is the reason why after 2014 you never filed a complaint. The official complaint, only Subramanian Swamy's complaint was there. After written opinion, suddenly, a few days before 30th of June 21, the command comes from the skies, register an FIR. I mean, register an ECIR, a PMLA money laundering. It is clearly a command from the skies, because the entire opinion of the agencies is there is no predicate offence. On that command, and we can guess very easily where the command comes from. On 30th June 21, 7 years after Mr. Subramanian Swamy has written again and again that I have filed a complaint, and you have taken a decision not to file an FIR. Suddenly on 30th June 2021, an FIR is filed. From 21 to 25, from Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Kharge ji, and many others, 55 hours plus 6-7 hours plus 8 hours, I believe a total of almost 90 hours of interrogation, repeatedly going, and every time they get up and go, there are big surkhiyas, big newspaper reports, to harass, to embarrass, to create a climate. And then comes this judgment which says, let's just say a little bit small thing, the financial task force which created the PMLA section 5, all requires a predicate offence. Kindly show me the predicate offence. And nobody can find the predicate offence. This head should have rolled for this. Instead, what you will have is justification. You will have appeals on this order, and then comes this nice little new delicious FIR on 3rd of October 25, that is 8 weeks ago or 6 weeks ago. Why the new FIR? This is offence pre-2013.
because you want to keep the pot boiling. Because there is Sonia Gandhi involved, Rahul Gandhi involved, Mallikarjun Kharge involved. That's the only reason. The Congress party involved. So, today's order is a reminder that criminal law is not a political press release, which is what you've been doing for the last 7 years. You cannot weaponize the PMLA and then plead ignorance of the conditions of PMLA itself. This case has always been long on rhetoric and short on legs. And lastly, friends, this is the first one-trick wonder of its kind in PMLA, where there is alleged money laundering without 1 paisa moving 1 inch and 1 property moving 1 foot. AJL, the owner of all the immovable properties, remains the owner from time immemorial, 50, 60, 70 years. AJL is converting a debt to equity. All companies do it by issuing shares. AJL shares are got by a remarkable company designed for money laundering. Young Indian, a not-for-profit company where even if you want, you can't pay a paisa of dividend. Where the people sitting there can't draw perks, car, Hawai Jahaz, dividend, profit, salary, nothing. So AJL remains the owner. The shareholding of AJL remains with Young Indian. Young Indian remains a not-for-profit company, and you have this grand, big game of money laundering. You can judge for yourself. Thank you. देखिए, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि सारी चीज़ें हमारे एडवोकेट ने बताया है, अभिषेक मनवी जी ने, उनको सब मालूम है। मैं इतना ही कहता हूँ कि ये जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टेब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज़ में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीज़ें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं और न्याय सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती, इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। जो इसके लिए मेहनत करे हमारे लोग, उनको भी मैं अभिनंदन उनका भी करता हूं और आप लोग इतने ठंडी में आए, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।
Can I? अरे क्या टाइम है? एक नया एफआईआर भी करेगी। दिल्ली पुलिस में एक एफआईआर ऑलरेडी पहले से की जा चुकी है। ये जो सक्सेस कांग्रेस पार्टी बता रही है, इस केस में आगे चुनौती और है या नहीं? देखिए, अगर आप हार जाएं तो नागरिक के रूप में आपको अपील करने का अधिकार क्षेत्र है। इससे आपकी हार कम हो जाती है क्या? आप अपील करेंगे भविष्य में जरूर करिए। गुड लक टू यू। लेकिन जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं वो ऑब्जेक्टिव तथ्य हैं। एक तिथि गलत नहीं, एक प्रक्रिया गलत नहीं। ये आप जवाब कहाँ देंगे कि 2013 से 21 तक और 21 से 25 तक जो आपका रवैया रहा वो क्या था, क्यों किया आपने ये, और अब जो आप कर रहे हैं, जो आगे करेंगे भविष्य में, वो नई एफआईआर क्यों की, क्या आवश्यकता थी? एक मिनट देखिए, एक फैसला आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है, और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसी चीज़ें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। Advocate Singh Rishabh from Times. Now, since the judgment has come and many BJP spokesperson have said that Congress is celebrating a technical issue and it's not a victory there, the case will go on. What's your comment on that? See, a judgment is a judgment. You can use any adjective you like, self-servingly calling it technical. Please ask them if a violation of the PMLA Act is technical. Please ask them if they weaponize PMLA on the one hand, and on the left hand they say it's only a technical thing. And why did they not file an FIR from 14 to 21, and what was the meaning of all their opinions saying no predicate offences made out? Please ask them that. PTI, Sandeep, last. So now that you have said that this is a political vendetta and it has been proved as you just said, but how are you going to fight it politically going further? And you know, on the fresh complaints that on the fresh complaints that the ED and the other enforcement agencies are likely to file against The newspaper. in this particular What we are doing? What are we doing now? देखिए, ये सब हम पॉलिटिकल फाइट कर रहे हैं। इससे पहले जुलूस निकाले, जब सोनिया गांधी जी को ईडी केस में बुलाया था, मुझे बुलाया था, राहुल गांधी जी को बुलाया था, और कई लोगों को भी बुला के उन्होंने इसके बारे में पूछताछ की। लेकिन हम सड़क पे, सदन में, सदन के बाहर हर जगह फाइट कर रहे हैं, फाइट करते रहेंगे और इनको लेसन सिखाएंगे। We will expose this vendetta politics to the streets of this country. Entire nationalists are now agitating. Congress party, you know, since 7 years are facing this type of humiliation from ED. Our supreme leadership are facing this type of vendetta politics. Now the entire Karyakarta is actually agitated. We are going to show of strength in all over India, because this is clearly an example of how ED is misused by the central government to target the opposition leaders. Okay.